दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है तुलनात्मक राजनीति यानी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकमत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा सा राजनीतिक दल और दबाव समूहों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों पर आएंगे। दोस्तों, राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी जो है, इसका अर्थ ऐसे संगठन से होता है जो संपूर्ण देश या समाज के व्यापक हित के संदर्भ में अपने सेवार्थियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करता है और उनको कार्यान्वित करने के लिए राजनीतिक शक्ति और सत्ता प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राजनीतिक दल या दली प्रणाली के सिद्धांतों में दली प्रणाली दो प्रकार की है, एक तो लोकतंत्री और दूसरा गैर लोकतंत्री। लोकतंत्री दली प्रणाली में एक दल प्रधान प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली हैं, जबकि गैर लोकतंत्री प्रणाली में केवल एक दलीय प्रणाली शामिल है। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक दलों को अच्छे से परिभाषित किया है ताकि आप उनको सही से समझ पाएं। लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि राजनीतिक दल अनिवार्य है, कोई भी बड़ा देश उनके बिना नहीं रह सकता, और किसी व्यक्ति ने ये दिखाया है कि लोकतंत्र उनके बिना कैसे चल सकता है। हरमन फाइनर का कहना है कि दलों के बिना मतदाता या तो नपुंसक हो जाएंगे या तो विनाशकारी, जो ऐसी असंभव नीतियों का अनुमान करेंगे जिससे राजनीतिक यंत्र या जो सिस्टम है वो ध्वंस हो सकता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि एक विचारक है मैरियट, इन्होंने राजनीतिक दलों को सरकार की पूरक संस्था कहा है। दलीय प्रणाली के कई सिद्धांत हैं, इसमें लेनिन का सिद्धांत, रॉबर्ट मिचेल्स का सिद्धांत, मॉरिस डुवर्जर का सिद्धांत है। डुवर्जर ने संरचनात्मक आधार पर 4 प्रकार के राजनीतिक दलों की पहचान की। एक तो काकस दल, शाखा दल, प्रकोष्ठ दल और नागरिक सेना। इसी प्रकार अन्य विचारकों ने भी राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया है। दोस्तों, दलीय प्रणाली या दलीय शासन को समझने के लिए आइए जान लेते हैं कि किस तरह की दलीय प्रणालियाँ पूरे विश्व में प्रचलित हैं। एक तो होता है एक दलीय शासन, दूसरा द्विदलीय व्यवस्था, तीसरा बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय शासन दोस्तों चीन, क्यूबा, घाना, जायरे, भूटान, मालदीव, म्यांमार आदि देशों में है, और द्विदलीय व्यवस्था जैसे अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और कनाडा आदि देशों में। बहुदलीय व्यवस्था बेल्जियम में, नीदरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, इटली, स्पेन, पाकिस्तान, भारत और इजराइल आदि में है। और एक दलीय प्रभुत्व शासन प्रणाली में अगर जो देखा जाए तो काफ़ी हद तक भारत भी रहा है, जापान, मैक्सिको, स्वीडन, इटली, दक्षिण अफ्रीका आदि हैं। तो इस तरह से जो दलीय शासन है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय के बारे में आप जाना। दलों के बाद थोड़ा सा दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स जानते हैं। दोस्तों, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप, इनको हित समूह भी कहा जाता है। ये लोगों का ऐसा संगठन है जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या अपने समुदाय या संगठन के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन स्वयं अपने सदस्यों को शासन के पदों पर स्थापित करने का प्रयास नहीं करते हैं। यानी राजनीतिक जो दल हैं उनके विपरीत दबाव समूह जो हैं अपने समूह के हितों के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया में ये शामिल नहीं होना चाहते हैं। और जब कोई हित समूह बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है और अन्य समूह के हितों को पीछे धकेलकर अपने हितों की सिद्धि के लिए सरकार पर अपना दबाव बढ़ा देता है, तो उसको दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूहों को हरमन फाइनर ने अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है, और दबाव समूह अपने कार्यकर्ता, अधिवक्ता और कई प्रकार की जैसे लाबी प्रचार, दर्शक दीर्घा या लॉबिंग, या जो है राजनीतिक दलों को वोटों का लालच देकर अपने समूह के समर्थन के जो है
आधार पर जो ये हैं सरकार को अपने पक्ष में या अपने हितों के बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आइए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है कि दबाव समूहों की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है? तो सिर्फ उसके अपने सदस्य, यानी दबाव समूह जो होता है वो अपने समूह या जो उनका एक निश्चित संगठन होता है उसके कल्याण तक सीमित होता है। इनका दायरा बहुत बड़ा नहीं होता है। मारिस डुवर्जर द्वारा बताए गए राजनीतिक दल के संगठन का बुनियादी तत्व क्या नहीं है? तो श्रमिक इसमें बुनियादी तत्व नहीं है। मारिस डुवर्जर ने जो दलीय या राजनीतिक दल के संगठन के लिए बुनियादी तत्व बताया है उसमें श्रमिक शामिल नहीं है। फ्रांसीसी राजनीति वैज्ञानिक डुवर्जर ने दलों का वर्गीकरण यूरोपीय दलीय प्रणाली के आधार पर किया था और उनके अनुसार निर्वाचन प्रणालियों का दल पद्धतियों के क्रमिक विकास से महत्वपूर्ण संबंध रहता है। और डुवर्जर ने, आप जानते हैं कि संरचनात्मक आधार पर 4 प्रकार के दलों की पहचान की है। अगला है द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपुल। हित समूह है कहाँ का? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव समूह है। उपद्रव और प्रदर्शन उदाहरण है, तो ये अप्रतिमानित यानी चमत्कारिक हित समूह के उदाहरण हैं उपद्रव और प्रदर्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उपद्रव और प्रदर्शन जो हैं ये अप्रतिमानित या चमत्कारिक हित समूह के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है हित अभिमुखीकरण प्रकारों और अन्य अप्रतिमानित समूह कार्यों में भेद किसने किया है? तो आमंड और कोलमैन ने। बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कहाँ पर होता है, किस देश में? तो फ्रांस दोस्तों, फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था प्रणाली है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा भी है कि कई देशों में बहुदलीय व्यवस्था लागू है, जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, इटली, स्पेन, इन देशों में बहुदलीय व्यवस्था प्रभावी है। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वाल्टर लिपमैन ने पब्लिक ओपिनियन पुस्तक लिखी है। दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते? तो दबाव समूह प्रचार, अपने हितों के लिए दबाव बनाना, लॉबिंग आदि प्रक्रिया अपनाते हैं। ये चुनाव लड़ने का कार्य नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीन ब्लांडेल के अनुसार संसर्गात्मक दबाव समूह के लक्षण क्या हैं? तो ये हैं उद्देश्य आधारित संबंध, स्वैच्छिक संबंध और औपचारिक संबंध। ये जीन ब्लांडेल के अनुसार संसर्गात्मक दबाव समूह के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह विद्वान जिसने ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में ये राय दी कि कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के अंदर शक्ति का बंटवारा समान है? तो ये हैं रॉबर्ट मैकेंजी ने। मारिस डुवर्जर ने राजनीतिक दल के लिए प्रयोग किया तो समुदाय शब्दावली का। और हित समूहीकरण की शैली कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा, अधिशासी, अनधिकारिक और प्रतिद्वंदात्मक शैली, ये हित समूहीकरण की शैली नहीं है। अगला प्रश्न है, समूह की कल्पना व्यक्तियों के समूह के रूप में नहीं गतिविधियों के समूह के रूप में किसने की है? तो आर्थर बेंटले ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आर्थर एफ बेंटले की रचना है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ए स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर, और इसमें इन्होंने हित समूहों का पहला स्पष्ट जो है अध्ययन किया था। समूह की कल्पना व्यक्तियों के समूह के रूप में नहीं गतिविधियों के समूह के रूप में आर्थर बेंटले ने की। अगला प्रश्न है, वह देश जिसमें सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं? तो फ्रांस में। और विपक्ष का कर्तव्य है कुछ भी प्रस्तावित न करना, प्रत्येक बात का विरोध करना और सरकार को बाहर कर देना। ये कथन किसका है? तो ये टायरनी का कथन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुमत की राजनीतिक प्रगति पर अल्पमत को वीटो यानी निषेधाधिकार करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये कथन किसका है? तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली का कथन है। अगला है कि एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है कौन? तो फ्रांस का प्रधानमंत्री। देखिए, कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है? तो ये राजनीतिक दल और चुनाव से कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध है। जनमत का अभिकरण नहीं है, तो दोस्तों न्यायपालिका जो है वो जनमत का अभिकरण नहीं है। अगला है कि राज्यों में से किसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व मिलता है? तो ये स्विट्जरलैंड में। दोस्तों स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिलता है।
अगला है डुअर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में क्या शामिल है। तो अभी अभी हमने बताया है कि डुअर्जर के राजनीतिक दलों की संरचनात्मक विशेषता में गुट बैठक, कोशिका दल और नागरिक सेना शामिल है। तो दोस्तों काकस जो होता है ये विशिष्ट लोगों का दल है जो सदस्यों की गुणवत्ता पर बल देता है, संख्या पर नहीं। शाखा दल जो है ये निरंतर अपनी सदस्यता के विस्तार के लिए प्रयत्नशील होते हैं, हमेशा सक्रिय होते हैं, जैसे ब्रिटेन और भारत के राजनीतिक दल। प्रकोष्ठ या कोशिका दल मुख्यतः समाजवादी दलों की देन है, इनका संगठनात्मक ढांचा कार्यस्थल के साथ जुड़ा रहता है। और नागरिक सेना या मिलिशिया ये हिटलर के स्टार्म ट्रूपर और मुसोलिनी के फासिस्ट मिलिशिया के इसके प्रमुख उदाहरण हैं और इनका संगठन सैन्य प्रणाली जैसा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 1996 से 1998 तक कौन सी पार्टी संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदार थी। तो ये है असम गण परिषद। और देखिए राजनीतिक दलों की विशेषता नहीं है, तो असंवैधानिक या अवैधानिक साधनों का प्रयोग ये राजनीतिक दलों की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। ये परिभाषा किसने दी थी। तो एडमंड बर्क ने। और आप याद कर लीजिए दोस्तों एडमंड बर्क ही प्रथम विचारक या विद्वान है जिन्होंने सबसे पहले राजनीतिक दल की स्पष्ट परिभाषा या राजनीतिक दल को परिभाषित किया था। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य कौन से नहीं हैं। तो प्रेस को नियंत्रित करना ये राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। राजनीतिक दलों का और कौन सा कार्य नहीं है। नियम अधिनियम ये राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। स्टैशियोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का अध्ययन स्टैशियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी राजनीतिक दलों का। गैब्रियल आमंड के द्वारा हित समूहों की एक श्रेणी के रूप में क्या प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो अभिवृत्तिक हित समूह दोस्तों आप जान लीजिए कि ये गैब्रियल आमंड के द्वारा हित समूहों की श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। पोलिट ब्यूरो या पोलित ब्यूरो शब्द किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों पोलित ब्यूरो ये साम्यवादी पार्टी का जो मुख्य या केंद्रीय इकाई होती है उसे पोलित ब्यूरो कहा जाता है और यही सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। अगला प्रश्न है राजनीतिक दल कब अधिक सक्रिय होते हैं। तो ये आम चुनाव के समय। दलीय पद्धति के दोषों को दूर किया जा सकता है कैसे। तो आचार संहिता के द्वारा। दोस्तों लूट पद्धति या स्पॉयल सिस्टम किसे कहा जाता है। तो संरक्षक नौकरशाही को दोस्तों स्पॉयल सिस्टम या लूट पद्धति कहा जाता है। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अपने समूह के हितों की रक्षा के लिए शासन या सरकार पर दबाव डालना ये प्रेशर ग्रुप का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों राजनीतिक दलों को राजसत्ता के पीछे की शक्ति के रूप में किसने वर्णन किया है। तो हरमन फाइनर ने। दबाव समूहों को अनाम साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है। तो फाइनर द्वारा। दोस्तों दबाव समूहों को अनाम साम्राज्य की संज्ञा फाइनर के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है वर्तमान में अदृश्य साम्राज्य किसे कहा जाता है। तो इनविजिबल जो एम्पायर है दोस्तों इनविजिबल एम्पायर ये दबाव समूह को कहा जाता है। राजनीतिक दलों का अभिजनवादी सिद्धांत किसने दिया है। तो राजनीतिक दलों का अभिजनवादी सिद्धांत दोस्तों सार्टोरी और रॉबर्ट मिचेल्स आदि विचारकों ने दिया है। तो यहाँ पर सार्टोरी ने दोस्तों जो है राजनीतिक दलों का अभिजनवादी सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में किसका प्रतिपादन मारिस डुअर्जर के द्वारा किया गया है। तो सही उत्तर है संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण का और इसमें काकस, शाखा, प्रकोष्ठ और नागरिक सेना शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों कुछ दबाव समूह अस्थायी होते हैं जबकि कुछ दबाव समूह तो अस्थायी होते हैं। याद रखिएगा दबाव समूहों का वर्गीकरण जो है उनके जो है समय काल के आधार पर किया जाता है। उसमें कुछ अस्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। दबाव समूह कौन सा कार्य नहीं करते हैं। तो दबाव समूह सरकार निर्माण के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल किसने कहा है। तो याद रखिएगा लॉवेल ने दोस्तों राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है।
नेक्स्ट है कि वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है। तो प्रत्येक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक विचार की पर आधारित होता है, जबकि दबाव समूहों के लिए ये अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल की परिभाषा सबसे पहले किस विचारक ने दी? ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। तो एडमंड बर्क ने सबसे पहले राजनीतिक दल की परिभाषा दी थी। वह देश जिसमें एक दलीय व्यवस्था है, तो चीन में। और दबाव समूहों की तकनीक कौन सी नहीं है? तो एक विचारधारा का प्रसार जो है ये दबाव समूहों की तकनीक नहीं, ये राजनीतिक दलों का तकनीक है। प्रकोष्ठ संपर्क लॉबिंग की कार्यशैली किसके द्वारा अपनाई जाती है? तो लॉबिंग की कार्यशैली दोस्तों दबाव समूहों के द्वारा अपनाई जाती है। राजनीतिक प्रक्रिया का एकीकरण, सरलीकरण और स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा, राजनीतिक दल। दोस्तों राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया का एकीकरण, सरलीकरण और स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है? तो संरचनात्मक समूह आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो उत्तर है आर्थर बेंटले। दोस्तों आर्थर बेंटले ये राजनीति विज्ञान के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा कहलाती है? तो ये डुवर्जर की अवधारणा है। अगला है कि लुसियन पाई ने राजनीतिक दलों के सम्मुख कौन से ऐतिहासिक संकट माने हैं? तो आप देखिए, वैधता का संकट, सहभागिता का संकट और एकीकरण का संकट, ये लुसियन पाई ने राजनीतिक दलों के सम्मुख ऐतिहासिक संकट माना है। दबाव समूह है, तो यहाँ पर नेशनल एम्प्लॉयज़ यूनियन ये दबाव समूह का उदाहरण है। राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा है, या सत्ता के पीछे की शक्ति? तो ये हैं हरमन फाइनर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनमत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की होती है। ये विचार किसने व्यक्त किया है? तो वाल्टर लिपमैन ने। और लिपमैन की पुस्तक है दोस्तों पब्लिक ओपिनियन। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? तो सैमुअल जे एलर्सवेल्ड ने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, गैर प्रतियोगी पार्टी को एक दल सत्तावादी, एक दल बहुवादी और एक दल सर्वाधिकारवादी में किसने विभाजित किया है? तो ला पेलोम्बरा और मायरन बीनर ने। आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप के बारे में किसने बात की है? तो उत्तर है मारिस डुवर्जर ने। दोस्तों मारिस डुवर्जर ने आभासी या कृत्रिम दबाव समूह के बारे में चर्चा की है। कौन सा विचारक है जो हित समूह और दबाव समूह के बीच कोई भेद नहीं करते? तो ये हैं जेम्स कोलमैन। और एक देश जो बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप जानते हैं फ्रांस जो है इसमें बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। ये कथन किसका है? तो ये लॉवेल का कथन है। और राजनीतिक दल किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा है। बिना दलों के लोकतंत्र में जो है शासन व्यवस्था को चलाना संभव नहीं होता। राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका किसके लिए आवश्यक है? तो सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मॉरिस डुवर्जर ने दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज नामक किताब लिखी है। राजनीतिक दल क्या करते हैं? तो राजनीतिक दल एक तो चुनाव लड़ते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करते हैं और एक प्रकार से लोकमत के निर्माण का कार्य करते हैं। वह दबाव समूह जो हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है, तो प्रदर्शनात्मक दबाव समूह ये हिंसा माध्यम का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो संवैधानिक दबाव समूह ये आमंड पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में शामिल नहीं हैं। दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। ये कथन किसका है? तो ये गिलक्राइस्ट का कथन है। और दबाव समूहों का अध्ययन करने वाला, व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये हैं आर्थर एफ बेंटले। अगला प्रश्न है, वह हित जो प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है। ये परिवर्तनीय हित हैं। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आप जानते हैं वाल्टर लिपमैन ने पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक लिखी है।
अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो ये है लॉबी प्रचार या लॉबिंग दोस्तों। ये दबाव समूहों द्वारा प्रयोग में लाई गई विधि है। दबाव समूहों को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में किसने वर्णित किया है? तो फाइनर ने। और अगला है दोस्तों, आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है? तो प्रजाति संरचनाएं इसमें शामिल नहीं हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये प्रश्न बहुत ही विवादित है। हमारे साथियों ने कई बार इस पर चर्चा भी की है कि जो है आधुनिक दलीय व्यवस्था का उदय सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? दोस्तों, राजनीतिक दल राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने और उसका प्रयोग करने के लिए संगठित व्यक्तियों का समूह होता है और राजनीतिक दलों की उत्पत्ति उनके आधुनिक स्वरूप में 19वीं शताब्दी में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनावी और संसदीय प्रणालियों के साथ हुई है। तो कहीं कहीं ये आता है आधुनिक दलीय व्यवस्था का उद्भव, कभी कभी लोग बताते हैं या कहीं पर उत्तर दिया रहता है इंग्लैंड में, कहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहीं पर फ्रांस में भी आता है। तो यहाँ पर आधुनिक दलीय व्यवस्था का उद्भव आप लोग चर्चा भी कर लीजिएगा ग्रुप के माध्यम से और यहाँ कमेंट में भी कि किस प्रश्न को या किस उत्तर को सही माना जाए। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। देखिए, बहुदलीय व्यवस्था यहाँ पर विधानमंडल को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाता है। एक दलीय व्यवस्था प्रजातांत्रिक सिद्धांत के प्रतिकूल है। द्विदलीय व्यवस्था चयन की स्वतंत्रता को परिसीमित करती है और एक दलीय प्रधान व्यवस्था ये प्रजातांत्रिक सुस्थिरता प्रदान करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकमत से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ये अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है। और स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन सी बाधा है? तो गरीबी, अशिक्षा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ये स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है। अगला प्रश्न है कि मतदान के नियम अप्रजातांत्रिक हैं, क्यों? तो उत्तर है ये मतदाता के निर्णय लेने की आज़ादी को प्रतिबंधित करते हैं, इसलिए मतदान के नियमों को अप्रजातांत्रिक कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में प्रभावों के बहुआयामी प्रभाव की चर्चा किसने की है? तो आमंड और सिडनी बर्बर ने। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने के सर्वश्रेष्ठ कवच हैं, ये कथन किसका है? तो ये हेराल्ड जोसेफ लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा क्या है? तो आप जानते हैं कि गरीबी, अशिक्षा, निर्धनता ये सभी स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है, लेकिन नागरिक उदासीनता भी स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधक है। अगला प्रश्न है, ओरेंड लिस्फर्ड द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार कौन से हैं? तो सहमतिजन्य दलीय व्यवस्था, संघर्षशील दलीय व्यवस्था और समायोजनशील दलीय व्यवस्था ये ओरेंड लिस्फर्ड द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में वो राजनीति वैज्ञानिक जिसने कै चाल पार्टी शब्दावली का सूत्रपात किया? तो ओटो किरचमेर ने कै चाल पार्टी का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के प्रकार के रूप में प्रतिनिधित्व का निहितार्थ क्या है? तो उत्तर है समाज में प्रचलित अनेक हितों को संग्रहित करना, ये राजनीतिक दलों के प्रकार के रूप में प्रतिनिधित्व का निहितार्थ है। अगला प्रश्न है, डुअर्जर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली उभर कर आई है, कैसे? तो बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली से द्विदलीय प्रणाली उभर कर आई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विचारक ने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी है? किसने इस मत को अस्वीकार किया था? तो उत्तर है रॉबर्ट मैकेंजी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक्सो तागेपेरा सूचकांक का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय दलीय प्रणाली से। एक स्वस्थ जनमत के निर्माण में कौन सी बाधा है? तो दोस्तों सांप्रदायिक प्रचार प्रसार ये भी स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा है। अगला प्रश्न है, वह अभिकरण जो लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? तो याद रखिएगा प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन और जो जनसंचार के अन्य माध्यम हैं इंटरनेट, ये सब भी दोस्तों लोकमत के निर्माण पर प्रभाव डालते हैं और व्यक्ति अधिकतर जो अपना मत है वो इसी आधार पर बनाता है कि प्रेस, रेडियो, मीडिया और अन्य संचार साधनों की क्या राय है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण संबंधी हरित दल या ग्रीन पार्टीज का उद्भव हुआ किस आंदोलन से? तो न्यू सोशल मूवमेंट यानी नवीन सामाजिक आंदोलन से पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न है, सी राइट मिल्स के अनुसार दोस्तों पावर एलीट में क्या शामिल हैं, आपको बताना है। तो उत्तर है सी राइट मिल्स के अनुसार पावर एलीट में बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और जो हैं सेना शामिल हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, सी राइट मिल्स अभिजनवादी विचारक हैं। इन्होंने शक्ति अभिजन या पावर एलीट के अंतर्गत अमेरिका का अध्ययन करते हुए इसमें बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना को शामिल किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में आपने तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकमत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।